सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने फिर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं और विषय गणित के संबंध में। और आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज हम आपको पाठ 6 की जानकारी देने वाले हैं। मैं तेरा गुणनखंड गुणा जितू मेरा। इस पाठ के संबंध में जो 10 प्रश्न जो दिए हैं और उसे हमें किस प्रकार से हल करना है, इस संबंध में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है आ नंबर का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 आ, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो इसमें हमको 5 गुणज लिखना है 4 के। कहने का मतलब कि 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब कि 4 की जो पुनरावृत्ति उसमें जो जुड़ती जाएगी वो हमारा गुणज कहलाएगा। और गुणज को ही हम अपवर्त भी कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 के यहाँ पे हमने गुणज लिखे हैं। तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20। तो ये संख्या 4 के हमारे 5 गुणज हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर बा, और इसमें भी हमको संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखना है। तो हमको यहाँ पे 3 गुणज के बारे में जानकारी पूछा है। हमने इसमें ज़्यादा गुणज आपको की जानकारी के लिए हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं कि 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो ये 6 और 6 के प्रथम 3 गुणज 6, 12, 18, और अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 24, 30, उसके बाद 36। इस प्रकार से इसके गुणज आगे आगे बनते जाएंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2, 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज है। तो यहाँ पे 7, 14, 21, 28। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 में 7 जोड़े तो 14 आया, 14 में 7 जोड़े तो 21 आया है, और 21 में 7 जोड़े तो 28 आया, और 28 में 7 जोड़े तो 35 आया। कहने का मतलब कि 7 7 की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, जुड़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कि 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या का गुणज है। तो ये संख्या 7 के गुणज है। इसके बाद हम आगे देखते हैं संख्या 3 एवं 4 के 2 साझा गुणज लिखिए। तो हमको यहाँ पे इनके 2 साझा गुणज हमको बताना है। तो इसके 2 साझा गुणज जो होंगे हमारे, तो वो होंगे 12 और 24। इसके कौन कौन से होंगे, 12 और 24 होंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम 3 के गुणज लिखते, 3, 6, 9, 12, 18, 21 और ये 24। इसी प्रकार से हम 4 के लिख दें, 4, 8, 12, 16, 20 और उसके बाद 24। तो इस प्रकार से हमने 3 और 4 के जो हमको गुणज यहाँ बताना, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के जो कॉमन जो गुणज आए हैं, एक ये 12 आया हुआ है और एक ये 24 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसकी जानकारी हम बच्चों को बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं उनको कि 3 और 4 के जो साझा गुणज है वो 12 और 24 होंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज लिखिए। तो अब इसमें हमको 10 और 15 के सबसे छोटा साझा गुणज बताना है। तो यहाँ पे हम 10 के गुणज हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ 10 के गुणज लिखे हैं। यहाँ पे 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और वैसे ही 15 के भी हमने गुणज लिखे हैं, 15, 30, 45,
60। इस प्रकार से हमने यहाँ दोनों के गुणज लिखे हैं। अब आप इसमें देखेंगे क्योंकि हमको सबसे छोटा साझा गुणज बताना है, तो 10 और 15 में पहला जो साझा गुणज आया है 30 आया है और दूसरा यदि हम देखें तो ये 60 आया है। तो साझा गुणज जो हमारा हुआ इसमें 30 और 60 हुआ, जिसमें हमारा सबसे छोटा साझा गुणज जो होगा वो है 30। इस प्रकार से हम इस प्रश्न की जानकारी हम बच्चों को बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5। 4 प्रश्न हमने गुणज के संबंध में इसमें दिया हुआ है और अब हमको ये गुणनखंड के बारे में जानकारी देना है। और गुणनखंड के बारे में जब हमको जानकारी देना है तो हम 12 के हमको इसमें गुणनखंड की जानकारी हमको बताना है। तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, यदि हम ऐसे करेंगे तो प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हम अपने शाला के बच्चों को विभाजिता के नियम की संपूर्ण जानकारी देते हैं और विभाजिता के नियम की हम जानकारी अगर दे देंगे तो 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे वो विभाजिता के नियम को लगा के वो सभी चीज़ों को लिख सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तो यहाँ 12 लिखा हुआ है, अगर मान के चलो यही 120 लिखा होता या यही 102 लिखा होता तो ऐसे में हमको यदि इसके गुणनखंड यदि हमको प्राप्त करना होता तो हमको बहुत दिक्कत होती, बहुत परेशानी होती। इसलिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे विभाजिता के नियम के संपूर्ण वीडियो को देखें और अपने शाला को बच्चे को वैसे ही तैयार करें। तो अब चलिए हम, क्योंकि आपको विभाजिता के नियम की कोई जानकारी यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, हम सीधे सीधे कौन कौन से उसके गुणनखंड है इसके बारे हम जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर हमको 12 के सभी गुणनखंड लिखिए, तो हमने 12 के यहाँ गुणनखंड लिखे हैं क्योंकि प्रत्येक एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है या एक सभी संख्या का गुणज भी होता है। ये बात हम अपने शाला के बच्चों को अवश्य बताएं। तो इसका जो पहला गुणनखंड हुआ ये 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और ये 12 हुआ। कहने का मतलब 12 के जो गुणनखंड है वो सिर्फ 6 गुणनखंड है, 1 2 3 4 6 और 12। तो इस प्रकार से ये हमारे 12 के समस्त गुणनखंड हुए, सभी गुणनखंड हुए। अब इसके बाद हम आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1 3 5 एवं 15 किस संख्या के सभी संभव गुणनखंड है। अब यहाँ पे हमको 1 3 5 और 15 की हमको जानकारी देना है। तो यदि हम 15 के बारे में बात करें, हम यहाँ पे 15 की बात करें और 15 के यदि हम गुणनखंड की हम जानकारी ले कि 15 के कौन कौन से गुणनखंड है, तो 1 3 5 और 15। यदि हम विभाजिता के नियम लगाएंगे तो इसमें 3 का भी लगता है, 5 का भी लगता है और साथ में 15 का भी लगता है। और एक बात और भी है, अगर जिस संख्या में 3 और 5 का भाग जा रहा है तो 15 का उसमें जाएगा ही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1 3 5 एवं 15 किस संख्या के सभी संभव गुणनखंड है। तो यहाँ पर 15 के 1 3 5 और 15 गुणनखंड है। अब इसके बाद हम संख्या 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड लिखिए। अब हमको 24 और 30 के साझा गुणनखंड लिखना है। ये संख्या 2 अंकों की और थोड़ी सी बड़ी है और इसको निकालने में हमको दिक्कत जाती है। यह बच्चा इसमें बार बार संख्याओं का भाग देते जाता है और जब इसको वो हल कर पाता है और निकालता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप विभाजिता के नियम की जानकारी जरूर दें। तो यहाँ पे 24 के हमने जो गुणनखंड जो निकाले हैं 24 के, तो 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और ये 24। और 30 के जो गुणनखंड है वो है 1 2 3 5 6 10 15 और ये 30। इस प्रकार से हमने समस्त गुणनखंड 24 और 30 के आपके सामने निकाले। और अब इसमें हमको साझा गुणनखंड की जानकारी देना है। यहाँ पे जो हमको प्रश्न जो पूछा है 24 और 30, इसमें प्रश्न जो हमसे पूछा है 24 और 30 के साझा गुणनखंड लिखिए कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड है जो 24 में भी है और 30 में भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो गुणनखंड जो इसमें आ रहे हैं तो ये 1
2 3 6 हमने यहाँ तक के निकाले तो ये इसके साझा गुणनखंड है 1 2 3 6। तो ये हमारे साझा गुणनखंड हो गए। यदि ये पूछा जाता कि इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड हमारा 6 है। अब इसके बाद है संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। अब यहाँ पे 30 और 45 के हमको साझा गुणनखंड की जानकारी देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 30 और 45 के साझा गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि 30 संख्या जो है इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 30 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 6 10 15 और 30। और 45 में 1 3 5 9 15 और 45। इस प्रकार से इसके जो समस्त गुणनखंड है 30 के और 45 के, ये हमने इस पर लिख दिया है। अब हमको इसमें साझा गुणनखंड की जानकारी देना है। तो यदि हमको साझा गुणनखंड की इसमें हमको जानकारी देना है, ये तो हमने 30 के आपको बता दिए हैं और ये हमने 45 के बता दिए हैं। अब साझा गुणनखंड की बात है तो 30 और 45 का एक साझा गुणनखंड है, उसके बाद 3 साझा गुणनखंड है, उसके बाद 5 हमारा साझा गुणनखंड है, उसके बाद 15 हमारा साझा गुणनखंड है। कहने का मतलब कि ये हमारे 1 3 5 और 15 इसका साझा गुणनखंड है। और सबसे बड़ा गुणनखंड की हम बात करें तो हमारा 15 सबसे बड़ा गुणनखंड है। जो 30 और 45 है, या 30 और 45 को पूरा पूरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित करेगी, तो वो है हमारी 15। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8, जिसमें हमको बोला है कि 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो अब हमको यहाँ पे 12 के, 24 के और 36 के सबसे पहले हम गुणनखंड तैयार करेंगे। तो 12 के जो गुणनखंड आएंगे हमारे वो 1, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके 12 के हमने पहले भी बनाए हैं, 1 2 3 4 6 12, ये हमारे 12 के हो गए। उसके बाद 24 के यदि हम देखें तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 36 की यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और ये 36। अब इसके बाद हमको 12 24 36 के साझा गुणनखंड की हम बात करेंगे। तो साझा गुणनखंड सबसे पहला 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद हमारा 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद हमारा 12 है। तो 12 24 36 के हमारे जो साझा गुणनखंड जो आए हैं वो आए हैं 1 2 3 4 6 और 12। और इसमें यदि हम देखें कि इसका सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा, इसका सबसे बड़ा गुणनखंड है 12, जो 12 24 और 36 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। यहाँ पे 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36। तो इस प्रकार से 12 24 और 36 का हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड हुआ 12। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हैं, इनमें से 3 को नीचे बनाइए। तो हमने यहाँ पर एक प्रयास किया आपको बताने के लिए, जिसमें हमने 3 पेड़ बनाए हैं। ये मान के चलो ये हमारा ये गमला बने हुए हैं जिसमें हमने 36 36 लिखे हैं। 36 को हमने 2 भागों में बांटा, तो 2 और 18 में बांटा, 18 दूनी 36। अब हम 18 के फिर गुणनखंड यदि हम तैयार करें तो 18 के गुणनखंड हमारे यहाँ जो तैयार हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 और 2, 9 दूनी 18। उसके बाद हम 9 के अगर गुणनखंड तैयार करें तो 9 के 3 और 3 हमारे गुणनखंड बनते, ये हमारा 1 हुआ। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं 36 को। तो हमने 9 और 4 में इसको विभाजित किए हैं। 9 के हम के 2 गुणनखंड तैयार हुए, 3 और 3, और 4 के 2 और 2। इस प्रकार से ये दूसरा हमने इसका पेड़ तैयार किए। तीसरा हम 36 का यदि हम बनाएंगे तो ये 12 और 3, 12 तिया 36 हो गया। इसके बाद 12 के हमने गुणनखंड तैयार किए,
तो 12 के 4 और 3 हो गए, उसके बाद 4 के गुणनखंड तैयार की तो 2 और 2 हो गए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये इसका तीसरा पेड़ तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हैं, तो इसमें हम 3 तरीके से बना सकते हैं। हम चाहे तो इससे और भी तरीके से बना सकते हैं। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बनाने की हम जानकारी दें, जिससे उनको गुणनखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। अब एक प्रश्न नंबर हमारे सामने 10 है, और 10 को आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये प्रश्न जो दिया गया है इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये क्षेत्रफल के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, मगर हमारा पाठ जो जो दिया गया है, इसमें जो पाठ का नाम जो दिया गया है, मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा, इस संबंध में ये हमारा प्रश्न है। तो हमको गुणनखंड के ही संबंध में इससे उत्तर भी हमको प्राप्त करना है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देखें कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। सोनू के एक कमरे के फर्श की माप 5 मीटर गुणित 3 मीटर है। बाजार में 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर की चौकोर टाइल उपलब्ध है। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे बिछा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया। अब हमको यहाँ पे उस माप की तैयारी करना है। ये कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर सोनू के फर्श का माप कितना है? 5 मीटर और 3 मीटर है, मगर बाजार से जो हम टाइल्स ले रहे हैं वो टाइल्स हमारी सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको सबसे पहले जो मीटर जो दिया है इसको हम सेंटीमीटर में परिवर्तित कर ले। जैसे हमने लिखे हैं फर्श की माप बराबर 5 गुणित 3, तो हम इसको सेंटीमीटर में अगर में परिवर्तित करेंगे तो 5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 5 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। कहने का मतलब कि कमरे का फर्श हमारा 500 गुणित 300, क्योंकि हमको ये यहाँ पे जानकारी बताना है कि इसमें बिना काटे छाटे 20 गुणित 20 या 30 गुणित 30 सेंटीमीटर की कौन सी टाइल्स इसमें लग सकती है। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ 500 और 300 का 500 और 300 का हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। तो 500 और 300 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हम वही विधि से लगाएंगे 500 में कौन कौन संख्या का भाग जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको निकाले हैं कि 500 और 300 का 100 उसका एक साझा गुणनखंड आएगा जो 500 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। 500 और 300 को 100 हमारा पूरा पूरा विभाजित करेगा। ये उसका हमने गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद उसी प्रकार से हमको 20 और 30 के भी गुणनखंड निकालना है। तो 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? तो 20 होगा। और 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? तो 30 होगा, क्योंकि एक संख्या है तो एक संख्या का गुणनखंड भी वो ही होगा। तो यहाँ पे हमने 500 और 300 का सबसे बड़ा गुणनखंड हमने 100 निकाले हैं। अब यहाँ पे जो 100 निकाले हैं तो यहाँ पे 20 और 30 में किस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा? तो अतः 100 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर की टाइल्स इसमें लगेगी। कहने का मतलब ये है कि 500 और 300 का जो गुणनखंड 100 आया है उसमें 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा कि उसमें जो हमारी टाइल्स जो लगना है वो ये 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर की टाइल्स से लगाई जाएगी। आप इसको क्षेत्रफल के हिसाब से भी इसको हल कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, तो भी आपका जो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर। तो साथियों, ये हमारे ये 10 प्रश्न थे हमारे पाठ में 13 गुणनखंड गुणज तू मेरा। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया हूँ कि आप विभाज्यता के नियम की जानकारी बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दें, तो निश्चित बात है कि ये प्रश्नों को और इससे बड़े बड़े प्रश्नों को वो बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।